हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को साल के अंदर कितने कंप्लायंस करने पड़ते हैं, कौन कौन सा फॉर्म एमसीए के ऊपर फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा भी अगर एमसीए के अलावा कोई और कंप्लायंस है तो वो कौन सा करना पड़ता है और इसका टोटल खर्चा कितना आता है। और अगर इन कंप्लायंसेस में से कुछ ऐसे फॉर्म हैं जो एमसीए के ऊपर फाइल नहीं होते, केवल आपको फिजिकली उसका डॉक्यूमेंट बना के उसको मेंटेन करना है, तो वो कौन से फॉर्म है। अगर आप नई कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि तकरीबन एनुअल मेंटेनेंस का तकरीबन कितना खर्चा आपको पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, कंपनी तो बना लेते हैं लेकिन जब एनुअल का खर्चा आता है उसके ऊपर साल का उनको पता चलता है कि ये भी खर्चा है ये भी खर्चा है, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो कंपनी बनाने से पहले उसके एनुअल कंप्लायंस और उसका खर्चा जान लेना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, मैं एक एक चीज आपको आराम से समझाने वाला हूं, तो ध्यान से समझिए इस वीडियो में। आगे जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं इसकी फ़ोटो खींच के अपने गूगल ड्राइव पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये आपका एक रेडी रेकनर रहेगा कि आपने कौन सा फॉर्म कब फाइल करना है। तो मैंने इसमें एज्यूम किया है कि जो आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट है वो है 31 अगस्त 2020। तो इसका जो फर्स्ट कंप्लायंस रहेगा वो है आएगा 30 डेज के अंदर अंदर। 30 डेज के अंदर अंदर आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी है, और उस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपको क्या करना है, ऑडिटर अपॉइंट करना है। ये जो ऑडिटर रहेगा वो 1 साल के लिए अपॉइंट होगा, सिर्फ 5 साल के लिए नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। फॉर्म फाइल होगा ADT 1, जो कि इसके अंदर डायरेक्टर के भी डिटेल सिग्नेचर लगेंगे और सीए के भी सिग्नेचर लगेंगे। उसके बाद ये फॉर्म अपलोड हो जाएगा और आपका पहला कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड आपका कंप्लायंस आएगा 180 डेज के अंदर अंदर। सपोज आपकी 31 अगस्त को कंपनी फाइल हुई थी, तो 180 डेज अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स हम मान लेते हैं, तो आपको 28 फरवरी तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट फाइल करना है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब क्या है, जितना भी आपने पेड अप कैपिटल शो किया है कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो आपको एक कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें डालने हैं। वो उसी रेशो में डालने हैं जिसके अंदर शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट करना है। सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए की पेडअप कैपिटल रखी और उसके अंदर 50-50 आपने दोनों शेयर होल्डिंग रखी, दोनों डायरेक्टर्स की, तो 50,000 एक डायरेक्टर के अकाउंट से आना चाहिए, 50,000 दूसरे डायरेक्टर के अकाउंट से आना चाहिए। और उसके बाद उस बैंक स्टेटमेंट को अटैच करके सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट फाइल होता है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट में भी डायरेक्टर के भी सिग्नेचर लगते हैं, साथ में सीए के भी सिग्नेचर लगते हैं। अब ये तो होगी कंप्लायंसेस जो आपको वन टाइम करनी होती है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद। अब बात आती है ईयरली कंप्लायंसेस की, जो कि हर साल आपको करना ही पड़ता है। जब भी आपकी कंपनी सपोज कीजिए 31 मार्च कंप्लीट हो गई, उसके बाद के फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या कंप्लायंसेस आएंगे। पहला कंप्लायंस आता है उसके अंदर MBP1। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टर्स जो हैं अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि उनका किसी और कंपनी के अंदर इंटरेस्ट तो नहीं है। सपोज कीजिए हम किसी से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, किसी कंपनी से, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और उसमें वो भी डायरेक्टर जो डायरेक्टर इस कंपनी में, उसमें उसी कंपनी में भी वो भी डायरेक्टर है, तो उसका इंटरेस्ट हो गया दूसरी कंपनी के अंदर भी, तो वो बताएगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, और MBP1 वो डायरेक्टर कंपनी को देगा। ये फॉर्म जो है ये ऑनलाइन फाइल नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे लोग ये वाला फॉर्म नहीं प्रिपेयर भी करते। सेकंड मैं बात करता हूं DIR 8 की। ये भी 30 जून से पहले पहले करना होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ये हर साल डायरेक्टर्स को कंपनी को बताना पड़ता है कि वो डिस्क्वालिफाई तो नहीं हो गए हैं एज अ डायरेक्टरशिप होल्ड करने के लिए। क्या उनकी कोई पिछली कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है वो स्ट्रक ऑफ होगी और वो डिस्क्वालिफाइड हो गई, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, तो उनको बताना है कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं और मैं डायरेक्टरशिप इस कंपनी में होल्ड कर सकता हूं। उसके लिए फॉर्म है DIR 8। ये भी फॉर्म ऑनलाइन फाइल नहीं होता है, इस करके बहुत सारे लोग ये भी प्रिपेयर नहीं करते हैं। उसके बाद MSME 1 फॉर्म फाइल होता है। ये फॉर्म फाइल होता है 30 अप्रैल तक। इसके अंदर डिटेल क्या जाती है
जितने भी हमने एमएसएमई वेंडर्स को पैसा देना है और वो 6 महीने से पेंडिंग है, उसकी डिटेल हम एमएसएमई 1 में देते हैं। ये फॉर्म जो है वो हाफ ईयरली है। एक तो फाइल होगा यहाँ पर 30 अप्रैल को और एक फाइल होगा 30 अक्टूबर को। तो ये हाफ ईयरली फॉर्म है। उसके बाद बारी आती है डीपीटी 3 की। डीपीटी 3 क्या है? ये डिपॉजिट्स का फॉर्म है। बेसिकली क्या होता है, कंपनी ने अभी तकरीबन 2 साल ही हुए होंगे, ये डीपीटी 3 फॉर्म एक नया लॉन्च किया है। इसके अंदर आपको एमसीए को बताना पड़ता है कि क्या कोई ऐसे डिपॉजिट्स हैं कंपनी के अंदर जिनको आप डिपॉजिट ट्रीट नहीं कर रहे, या आप वो लोन ट्रीट कर रहे हो या कुछ और ट्रीट कर रहे हो, तो ये भी फॉर्म जो है एमसीए पे फाइल होता है अगर आपके पास ऐसे डिपॉजिट्स हैं तो। उसके बाद हमारे ये जो 4 कंप्लायंसेस हैं ये अपने को 30 जून तक कर लेने रहते हैं। उसके बाद 30 जून से लेकर 30 सितंबर, इसमें क्या होता है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रही होती है। बेसिकली सभी कंपनीज की बैलेंस शीट इसी टाइम प्रिपेयर होती है, जून के आसपास ही लोग प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट के साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी प्रिपेयर होगी, ऑडिटर रिपोर्ट भी प्रिपेयर होगी। ये रिपोर्ट जब ऑडिटर रिपोर्ट बन जाएगी उसके बाद क्लियर डेज का 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है एजीएम के लिए। एजीएम साल में एक एजीएम कंपलसरी है जो कि 31 मार्च यानी जब साल क्लोज हो रहा है उसके विद इन 180 डेज के अंदर इसके अंदर 6 मंथ्स लिखा हुआ है, 6 मंथ्स के अंदर यानी 30 सितंबर तक आपको एजीएम करवानी है। इस एजीएम करवाने से पहले 21 दिन पहले तक आपके जो फाइनेंशियल्स हैं वो रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि जब आप नोटिस भेजेंगे 21 डेज का एजीएम के लिए, आप साथ में ऑडिटेड बैलेंस शीट साथ में भेजेंगे। तो 21 दिन पहले तो नॉर्मली क्या करते हैं, जितने भी सीएस हैं अगर वो सितंबर में भी साइन कर रहे हैं इस बैलेंस शीट पे तो वो डेट डालते हैं अगस्त की, ताकि 30 सितंबर तक एजीएम हर हालत में हो जाए और कंपनी को कोई भी कंप्लायंस का एक्स्ट्रा खर्चा यहां पर ना पड़े। अब सपोज कीजिए यहां पर 30 सितंबर से पहले पहले एजीएम कर दी, मैं एज्यूम करता हूं लास्ट डेट पे 30 सितंबर पे ही एजीएम करी। अगर 30 सितंबर पे एजीएम करी तो उसके बाद विद इन 15 डेज आपको एडीटी 1 फाइल करना रहेगा। एडीटी 1 पहले तो था, एडीटी 1 ये था सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल के लिए आपने ऑडिटर अपॉइंट किया था। अब इस एडीटी 1 में आप 5 साल के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। जब आपके 15 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उससे पहले पहले करना है, नहीं तो इसकी फीस डबल हो जाती है। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, ये सारे फॉर्म्स कंपनीज के बहुत ध्यान से बहुत टाइमली करने पड़ते हैं, नहीं तो इनकी फीस बहुत ज्यादा लगती है अगर आपने डिले कर दिया। अब एक चीज मैं और आपको यहां पर बताना भूल गया, 30 सितंबर से पहले एक कंप्लायंस हो रहा है जिसका नाम है DIR3 KYC। हर साल आपको डायरेक्टर्स की KYC करनी पड़ती है। इन केस आप 30 सितंबर तक डायरेक्टर्स की KYC नहीं कर पाए तो आपके ऊपर फाइन लगेगा 5000 का। जो डिन है वो नॉट अप्रूव की कैटेगरी में चला जाएगा और कोई भी फाइलिंग आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगी जब तक आप फाइन पे नहीं कर दोगे 5000 का पर डायरेक्टर। अगर 2 डायरेक्टर है तो 10,000 और अगर 3 डायरेक्टर है तो 15,000। तो ऐसे ये फीस बढ़ती है यहाँ पर। अब हम वापस यहाँ पर थे, 15 दिन के अंदर अंदर हमने एडीटी 1 फाइल कर दिया, ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया। अब एजीएम के 30 डेज के अंदर अंदर हमें सारे के सारे फाइनेंशियल्स AOC 4 फॉर्म के अंदर एमसीए के अंदर फाइल करने हैं। AOC 4 30 डेज, अगर ये आपने डिले करा तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी। अब नेक्स्ट फॉर्म आएगा MGT 7, एजीएम के 60 डेज के अंदर अंदर करना होता है। अगर हमने एजीएम 30 सितंबर को ही करी तो इसे 60 डेज 29 नवंबर को इससे पहले पहले आपको MGT 7 फाइल करना रहेगा। MGT 7 में AOC 4 में तो फाइनेंशियल्स होते हैं मोटा मोटी, MGT 7 में ये होता है कि आपने बोर्ड मीटिंग्स टाइमली करी या नहीं करी, कमेटी मीटिंग्स टाइमली करी या नहीं करी, आपके शेयर होल्डिंग में क्या चेंजेस हुए, कोई ट्रांसफर हुआ, कोई डायरेक्टर ऐड हुआ, ये सारी की सारी चीजें MGT 7 के अंदर आती हैं। और MGT 7 के अंदर एक अटैचमेंट लगानी पड़ती है MGT 8 अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है या फिर शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है तो MGT 8 की अटैचमेंट जाएगी। MGT 8 को सिर्फ CS ही इसको अटैच कर सकता है, CS ही इस पे साइन कर सकता है। अब
एक और चीज यहाँ पर बोर्ड मीटिंग्स, यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि 30 डेज के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग करनी होती है, तो साल में कितनी बोर्ड मीटिंग करनी रहती है? मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी रहती है। तो जो बोर्ड मीटिंग्स है वो आपको मिनिमम 4 करनी है साल की, और 2 बोर्ड मीटिंग के अंदर जो गैप है वो 120 दिन से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ज्यादातर सीएस या सीएस क्या करते हैं, पूरे साल में 5 या 6 बोर्ड मीटिंग्स दिखा देते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में कई बार क्या होता है, बोर्ड मीटिंग्स नहीं होती, तो 5 या 6 बोर्ड मीटिंग्स हर 2-2.5 महीने के अंतराल में दिखा देते हैं, 3 महीने के अंतराल में दिखा देते हैं। इससे क्या होता है, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती कि 120 दिन से ऊपर तो नहीं हो गया है कोई बोर्ड मीटिंग, तो उस हिसाब से MGT 7 के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अब लास्ट चीज एक और है, यहाँ पर रजिस्टर कौन कौन से मेंटेन करने कंपल्सरी है। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स आपको मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डिंग आपको मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर्स जितने भी हमने ट्रांसफर किए हैं, रजिस्टर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये सारे के सारे हमको मैंडेटरी है यहाँ पर मेंटेन करने। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, मैंने सारे के सारे आपको एनुअल कंप्लायंस तो बता दिए, और अब मैं आपको एनुअल कंप्लायंस बताने जा रहा हूँ। कॉस्ट क्या रहेगी इसकी, देखिए ये डिपेंड करता है प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल, वो कितनी फीस चार्ज करेंगे। अगर कोई न्यू एंट्रेंस है, कोई न्यू सीए या न्यू सीएस है, या फिर अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको ये रेट्स काफी हद तक मैच कर जाएंगे। ऑडिट ऑफ कंपनी चाहे अगर नील है, सेल्स भी कोई काम कंपनी ने नहीं भी किया, तब भी लोग इसके 5000 लेते ही लेते हैं। इसके अंदर ऑडिटर रिपोर्ट्स साथ में सबमिट होती है और काफ़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, ऑडिटर को काफ़ी सारे लंबे फॉर्मेट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो 5000 से लेकर 10,000 ऑडिट के नॉर्मली सीएस चार्ज करते हैं, और ये सिर्फ सीए ही कर पाएगा ऑडिट, सीएस नहीं कर सकते ऑडिट। उसके बाद जो आरओसी कंप्लायंस है वो भी सीएस और सीएस ये कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रोफेशनल शायद सीएमए भी कर सकते होंगे, लेकिन सीए एंड सीएस तो पक्का कर सकते हैं। 3500 से लेकर 8000 तक का आरओसी कंप्लायंस लोग नॉर्मली सीएस चार्ज कर लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी थोड़ा सा वेरिड है प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल, लेकिन लगभग 1500 से लेकर 2000 तक इनकम टैक्स रिटर्न की आपको कंपनी के लग जाएंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका लगभग 10,000 से लेकर 20,000 रहेगा अगर आपकी न्यू कंपनी है। अगर आपकी कंपनी का साइज इंक्रीज होता है तो उसके साथ ऑडिट, आरओसी कंप्लायंस, इनकम टैक्स भी रिटर्न भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मिनिमम मान के चलिए आपका हर साल का एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट 10,000 प्लस इसके अलावा कुछ जैसे MGT 7 और AOC 4 जब हम फाइल करते हैं, या ADT 1 भी हम फाइल करते हैं, तब उसमें फीस लगती है। ROC एक फीस लेता है जो कि 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक वेरी करती है। तो अगर आप उसकी कॉस्ट भी जोड़ लेंगे तो लगभग आपको 11,000 रुपये का खर्चा हर साल बियर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अभी दिमाग में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूंगा जरूर आपको रिप्लाई दूं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।